बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को वेलकम करते हैं। पेशावर लहूलहान, मुल्क सोगवार है। 100 से ज़ायद जानों का ज़िया हो चुका, मगर सियासतदानों के दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर एक दूसरे पर तनकीदी हमले जारी हैं। एक तरफ कौमी यकजहती की बातें, मगर दूसरी तरफ वही इल्ज़ाम तराशियाँ भी हैं। इसके ऊपर आमिर मतीन साहब के साथ बड़ी तफसील से हम बात करेंगे और इसके साथ साथ IMF के साथ भी मुज़ाकरात शुरू हैं। कड़ी शराइत से देखना होगा कि महंगाई के अंदर कितना इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद कितनी महंगी हो सकती हैं। आमिर मतीन साहब के तज़िये में ये भी जानेंगे और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में साबिक चेयरमैन CDA के इस्लामाबाद में सबसे महंगे प्लॉट बेचने के दावों में कितना फसाना है या कितनी हकीकत है, ये भी राज आज आप लोगों के सामने हम फाश करेंगे आमिर साहब के जरिए। आमिर साहब, सबसे पहले तो कल जो पेशावर का अफसोसनाक वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ, जानों का ज़ियाबी भी हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर आज सारी कौम की नज़रें थी कि हमारे सियासतदान या वो लोग जिनके हाथ में पावर्स हैं वो लोग क्या बात करेंगे। बातें कौमी यकजहती की थी, मगर मुझे अफसोस है कि कीचड़ उछालना बंद नहीं किया आज भी। वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि पार्लियामेंट के अंदर ये बातें हुई, मगर दो बदकिस्मती की बातें ये थी। पहले कि कौन सी पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जब पार्टी जब उसका हिस्सा नहीं है तो ये एक पार्टी ही वहाँ पे बैठी हुई है। ये दूसरा, वहाँ टोटल आज भी सियासत की गई, सियासी बयानात थे, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मगर ये अभी सिर्फ कल का वाक़या है और ये APS के बाद मेरे ख्याल सबसे बड़ा सानिया है, क्योंकि वो जिस तरह ये नहीं होता कि कितने लोग अमवात 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 200 के करीब ज़ख्मी हैं, ये नहीं कि नंबर ऑफ़ बॉडीज़ कि कितने लोग शहीद हुए, किस तरह कहाँ शहीद हुए। APS का वाक़या इसलिए दिल को लड़ गया था कि बच्चे थे, स्कूल के अंदर धमाका हुआ था, ये मस्जिद में हुआ है, नमाजी थे बेचारे, नमाज पढ़ने आए हुए थे। इबादत गाहों में दुनिया के किस कोशिश काफत में उनका ख्याल किया जाता है, इस तरह के बम धमाके नहीं किए जाते। सो ये सफाक इंसान जो हैं, ये मुसलमान तो छोड़े, ये इंसान भी नहीं है, ये दरिंदे। मगर एक दिन बाद ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई काफ़ी कुछ हुआ ही नहीं है। जो मैं आजी साहब का बयान सुन रहा था तफ्तीश के हवाले से, तो वो बस आए बाएँ शाएँ मार रहे थे कि जी वो वहाँ पे हाउसिंग क्वार्टर्स थे, शायद हाउसिंग क्वार्टर में पनाह ली हुई थी, बला बला। वरना ये कहा जाता है कि जनाब कोई नज़र आता है कि यार तफ्तीश इन्होंने कोई आगे की है, सहूलतकार कौन थे, किसको पकड़ा है, किसको नहीं पकड़ा, कोई उनकी तरफ से नहीं आई। और जो आज़म खान उनके जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बयान ज़्यादा तकलीफ दे था। मैंने कहा जी बस ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। वो जब अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, अल्लाह की बिल्कुल मर्ज़ी होती है, हर चीज़ में पता भी उसके बगैर नहीं हिलता। और ये इंसानों की भी तो जिम्मेदारी है, आपको ये नौकरी दी गई है, आपने भी तो अपना काम करना है, सारा कुछ अल्लाह पे तो नहीं छोड़ा जा सकता। अल्लाह आपकी मदद करेगा, पहले आप अपनी मदद खुद करेंगे। दूसरा, ये मुझे वैसी तकलीफ होती है, ये APS के वक्त भी कहा गया कि बच्चों ने कुर्बानी दे दी। बच्चे कुर्बानी के लिए नहीं गए थे, बच्चे बेचारे तालीम हासिल करने गए थे, बच्चे विक्टिम थे। हाँ। बच्चे वहाँ पे उनकी नौकरी नहीं थी कुर्बानी देना, वो तालीम हासिल करने के लिए गए थे। तो ये जो इस तरह के जुमले हैं, हम ये भी फिर कह देते हैं कि जी उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली। भाई इतराफ़ जुर्म किया कि हमने ये बंदे मारे, इतराफ़ जुर्म अब वो बताया गया। पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ साहब ने, राना सनाउल्लाह ने बताया कि वो TTP का खरासानी ग्रुप है। कल वो आ रहा था कि जी उनका एरार ग्रुप है। कभी वो उसके अंदर कन्फ्यूजन है कि जी TTP ने अभी भी हमदर्द उनके पड़े में हैं, उन्होंने तो वो कहा है हम मस्जिदों के ऊपर हमले नहीं करते हैं, मगर वो ओन भी नहीं करते, डिसोन भी नहीं करते। इसी तरह अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये पनाह गज़ीर भी रखे हुए हैं, अपने पास पनाह भी देते हैं, साथ में कहते हैं कि जनाब वो हम इंटरफेरेंस नहीं करते, ये ब्ला ब्ला। तो एक कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन का नुकसान सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है। लोग हमारे मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर मईशत के बोझ उनका हमारे ऊपर है। पूरी दुनिया में 4 मिलियन 3 मिलियन के करीब जो है ना, हमने उनके रेफ्यूजीज रखे हुए, वो हमारे माशरे का हिस्सा बन गए हैं। पता नहीं इलीगली कितने हैं, कानूनी तौर पे कितने हैं, वो एक बात है। चले मज़हर अब्बास साहब को भी वेलकम करते हैं, वो भी हैं। मज़हर से बिल्कुल है। मैं मज़हर से पहले थोड़ी सी 2-4 बातें करूं ताकि मज़हर की इन चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र होती है, तो इनसे भी पूछेंगे। अभी पहले तो मैं जो पहले मेरा ख्याल है PT की गवर्नमेंट अगर आज होती ना, तो ये बहस हो रही थी कि ये वफाकी मामला है या सूबाई मामला है। शुक्र है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं है।
तो आज भी मगर जो है कि राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में जो बातें की हैं उसके अंदर ये इस तरह के इशारे दिए कि जी जिस तरह के अब वो वक्त आ गया है शायद कि ऑपरेशन करना पड़ेगा या कुछ ऑपरेशन। मुझे मुझे मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन कहाँ करना पड़ेगा? पहले था पिछली दफ़ा जब वो हुआ ज़रब अज़ब और उसके अंदर एक ख़ास एरिया के अंदर वो बंद थे जहाँ पे ऑपरेशन किया गया। ये तो कराची से लेके तुरखम तक पूरा एक थिएटर है, कहाँ पे किया जाएगा भाई? ये मुझे ये समझ नहीं आई। दूसरा इसके अंदर वज़ीर ख़ारजा कहाँ हैं? वज़ीर ख़ारजा बाहर, वो रशिया में वो इधर उधर आ रहे हैं। उनका ना आज मैंने देखा कोई फॉरेन ऑफिस का बयान आया, ना कोई किसी तरफ से जो है एक ट्वीट उनकी बस आई है वज़ीर ख़ारजा साहब की। वो ऐसे मौक़ों को उनको ऐलान करना चाहिए था जी हम रशिया के वो वैसे भी अब उन रशिया के साथ गुफ्तगू का मैंने कहा ना वो वक्त गुजर गया, अब फ़ायदा नहीं है। अब हमें तेल कोई सस्ता नहीं बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, उनको फ़ौरन वापस आना चाहिए था। और मुझे एक जो तज़ाद नज़र आ रहा है हमारी पॉलिसी में कि बिलावल भुट्टो साहब ने पिछले दिनों ये कहा कि हम अमेरिका के साथ मिलके इस खित्ते के मसाइल, अफ़गानिस्तान के मसाइल हल करेंगे। और आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल अपोजिट लाइन ली हुई थी, उन्होंने कहा जी ये अमेरिका की वजह किसी और की जंग हम नहीं लड़ सकते कि जिस तरह बिल्कुल ये अमेरिका की जंग है। नज़र ये जो अभी भी तज़ादात नज़र आ रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी पार्टी नहीं है, क्या बहस होगी। फिर उन्होंने कहा जी उसके अंदर हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया है और ISI के चीफ को आएंगे तो ये बहस होगी। तो पार्लियामेंट के अंदर एक मिसिंग पार्लियामेंट है। तो ये क्या आपको ये तज़ादात मेरे से आप इख्तलाफ करते हैं या थोड़ा सा इसमें आपको बाद में अहम बात लगती है? ये शुक्रिया आमिर। देखिए जो सूरत हाल है ये तो नहीं कि सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई, 2014 के बाद बेहतरी यकीनन आई, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि वो जो ऑपरेशन थे वो ऑपरेशन टारगेटेड थे। टारगेटेड मुराद ये कि आपको पता था कि जनूबी वज़ीरिस्तान उनका गढ़ है, आपको पता था कि सवात में उनकी पेनिट्रेशन है, आपको पता था कि शुमाली वज़ीरिस्तान पे उनका कंट्रोल है। तो जब उस कंट्रोल को ख़त्म कराने के लिए पहले ग्राउंड ऑपरेशन किया गया था, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि ग्राउंड ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि वहाँ सूरत हाल बहुत से ख़तरनाक वाक़यात सामने आए थे और इसी वजह से वो एयर स्ट्राइक वगैरह भी की गई। लेकिन आपको पता था कि यही इलाके हैं। इसी तरीके से कराची में टारगेटेड ऑपरेशंस हुए हैं, कराची में टारगेटेड एक्शंस हुए हैं। लार्ज स्केल ऑपरेशन कराची में उस तरीके से नहीं हुआ। आपको डी वेपनाइजेशन की बात हमेशा से चलती आई, लेकिन नहीं हुआ, कराची में डी वेपनाइजेशन नहीं हो सकी। जो प्रॉब्लम है, अब भी जो प्रॉब्लम है वो ये कि ऑपरेशन, हम एक वैसा जुमला कह देते हैं कि ऑपरेशन, ज़रूरत है कि पाकिस्तान में बेइंतहा स्लीपर सेल्स हैं इनके। जब भी वो आपको इंगेज करते हैं नेगोशिएशंस और हम चले जाते हैं नेगोशिएशंस, तो दरअसल वो अपने आप को रीग्रुप कर रहे होते हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। उनको वो स्पेस मिल जाता है कि जिस स्पेस में वो अपनी क्योंकि उन्होंने अपना एक माइंडसेट है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसको उन्होंने इन्फोर्स करना है। अब आपको पता होगा आमिर, हमारा आप वो करते रहे हैं, कभी ना कभी वो जो टाइम था वो बहुत ही खौफनाक था जब मौलाना सूफ़ी मोहम्मद और ये चीज़ें थीं और फिर उनको किस तरीके से टैकल किया गया। ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन है और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, वो उस तरीके से उसको समझ ही नहीं पा रहे। ये जो आपको पता है कि ये जो इस वक्त पेशावर वाला वाक़या समझ नहीं पा रहे या समझना चाहते नहीं हैं। सबसे बड़ा तज़ाद तो ये है कि हमने करना क्या है। यहाँ पे आपने देखा कि आपको हमें सभी पता है कि बीच में लोग जो उनके साथ बातचीत करने जा रहे थे, कोई डिसोन करता था, कोई ओन करता था। इमरान खान साहब का भी जवाब आया कि जी उनको वापस आके रीसेटलमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये कहा कि वो पिछली हुकूमत में PTI वालों ने कातलों को छोड़ा। और जब वो मुलाकातें आपको याद है जब हो रही थी तो बिलावल भुट्टो साहब से पूछा गया, उनसे मुझे पता ही नहीं कौन सी मुलाकातें हो रही हैं।
वो पिछली हुकूमत का भी कसूर था, ये मौजूदा भी जो 8 माह से ये सिलसिला जारी था। मैं आपको 1 मिनट ज़रा ये बैरिस्टर सैफ साहब का एक रिसेंट इंटरव्यू बता दें कि वो इसकी हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि इनका ये नहीं पता चलता कि ये तर्जुमान किसके हैं, ये तालिबान के तर्जुमान हैं, हमारे हैं, वफाक के हैं, सूबे के हैं। ज़रा इनका ये जुमला सुन ले, फिर मैं आपके इस पर कमेंट चाहूँगा। अक्टूबर से उनके साथ बातचीत शुरू हुई थी और उनकी तरफ से ये मुतालबा था कि अब आप तहरीक तालिबान वालों के साथ बैठें, जो आपके अपने लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनके साथ बैठें ताकि उनके साथ बातचीत हो और मसले का हल निकले। पाकिस्तान के रियासती इदारों ने इस मौके से करते हुए इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए, कबूल करते हुए राब्ते किए और उसके बाद मार्च अप्रैल से मुख्तलिफ़ किस्म के रस्मी और गैर रस्मी राब्ते शुरू हुए उनके साथ। उसमें मैं भी शरीक रहा। 2 मरतबा हमारे वफूद की काबुल में मुलाकातें हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आईनी तौर पर इख्तियार नहीं है कि वो अपनी हुदूद के बाहर किसी से मुज़ाकरात करे और ये काबुल में हो रहे थे। जहाँ तक मेरी हैसियत का ताल्लुक़ है, मैं वफाक के एक रियासती इदारों की नुमाइंदगी में और मेरे साथ और भी बहुत से लोग थे, हम सब बतौर पाकिस्तानी वहाँ जाते थे, मुलाकातें भी करते थे। देखें, ये तो खैर जो कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग थी मैं कौंसिल की, इसको तो मैं समझता हूँ ये तो वैसी खाना पूरी थी, एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी जिसमें सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोर करना चाह रहे थे कि जी हम भी दहशतगर्दी के बारे में सोच रहे हैं। ये कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग थी ये खानापुरी थी और कार्रवाई थी। तो अब जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आके, नेशनल असम्बली में आके आर्मी चीफ और ISI चीफ ब्रीफिंग देंगे, तो इसकी क्या हैसियत है फिर? आमिर, वो आपको याद होगा कि आखिरी इस तरह, जी आपको याद होगा आमिर कि एक मरतबा और भी ब्रीफिंग हुई थी जब एबटाबाद वाला वाक़या हुआ था और वो इन कैमरा सेशन हुआ था। फिर क्या हुआ उसके बाद? कोई ज़िम्मेदार उसमें, बहरहाल वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, इतना बड़ा इंटेलिजेंस लैप्स तो हो ही नहीं सकता कि कोई एक बाहर की ताकत आए और अपने उनके कमांडोज आएँ और यहाँ किसी शख्स को मार के चले जाएँ उसमें, और उसके बाद आप आके उसकी ब्रीफिंग देते रहें। अब ये जो देखिए, हम बार बार यही मैं बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब तालिबान के साथ बाकायदा मुज़ाकरात हुए थे और नवाज़ शरीफ साहब के पीरियड में हुए थे, कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने, और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि जी इनसे अब वो बातचीत नहीं कामयाब हुई और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया। अब भी यही PTI की गवर्नमेंट में जब ये सैफ साहब ये बात कह रहे हैं, तो हम हमेशा हमारा एक कन्फ्यूजन रहा है, हम ये डिफ्रेंशिएट करते रहे हैं कि अफगान तालिबान और TTP आर 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़। वो ठीक है, अपने नाम के लिहाज से ज़रूर होगा, लेकिन वो जब यहाँ बैठकर वो ये बात कहते हैं कि हमारा अमीर वही है जो अफगान तालिबान का अमीर हैं, और वो इससे पहले भी हमने देखते रहे हैं कि यहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती रहीं कि यहाँ से जो ग्रुप्स थे, चाहे वो सेक्टेरियन ग्रुप्स हों वो यहाँ का रवैया करके उधर जाते थे, अफ़गानिस्तान जाते थे, वहाँ कंदार हो, दूसरी जगहों पे वहाँ उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते थे। फिर 12 मुशर्रफ साहब के पीरियड में इस चीज़ को जोर भी दिया गया कि वो ट्रेनिंग कैंप्स ख़त्म करवाए जाएं। तो हम माफ़ कीजिएगा, हम गैर ज़रूरी तौर पे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो आपको इंगेज कर लेते हैं। कभी हमारे यहाँ बीच में ख़बर आई मुल्ला उमर से बातचीत चल रही है, फिर वो चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म हो जाती थी। दरअसल आपने पूरा वो आप उठा के देख लें, उनके मुख्तलिफ ऑफशूट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। वो चाहे कराची में ले लें, कोयटा में ले लें, कोयटा जो सेंटर रहा एक ज़माने में, जो कोयटा शूरा की बात हम अक्सर सुना करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उनको इंगेज करने की बात करते हैं। इमरान खान साहब का नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनका बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनको ये चीज़ पता ही नहीं। आज राना सनाउल्लाह और चाहे ख्वाजा आसिफ की, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आमिर, मुझे दोनों की तकारीर में कोई डेप्थ नज़र नहीं आई। ये वही रिपीटिशंस थी, वही बातें थी और जो हम बारहा आप कह रहे हैं कि इनका और इमरान खान का डिफरेंट है। आपको याद होगा जब APS के वाक़े बाद जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई थी, तो वहाँ ये जब गुफ्तो शनीद इनके साथ तालिबान के साथ की जा रही थी, 1 साल लग गया था वो बहस होते हुए, और एक दोनों PTI और नून लीग एक तरफ थे कि बातचीत के हामी थे
और यहाँ तक कि आर्मी ने रद्दुल फसाद शुरू कर दिया हुआ था। ये भी गुफ्तगू कर रहे थे करनी है कि नहीं करनी है, कि अच्छे गुड तालिबान बैड तालिबान, ये हम इस बात से निकल ही नहीं पाए। अभी भी ये जो सारी गुफ्तगू शनीद उनसे की जाती है, और जिस तरह आपने फरमाया कि वो उसको उस टाइम को यूज़ करते हैं रीग्रुप होने में, तो अभी भी वही तजाद है। और दोनों का, पीटीआई या नून लीग का तो माजी में एक ही स्टांस रहा है। तो अभी भी कोई, हमने आज खबर ये नहीं सुनी कि सबसे बड़ी जो जड़ है ये अफ़गानिस्तान से हो रहा है, कि अफ़गानिस्तान को कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि ये चीज़ें वो पनाह गाहें अपनी रोकें। देखिए आमिर, बहुत सीधी सी बात है। देखिए हमने कराची में कोई 4 ऑपरेशंस देखे हैं। हमने 92 का ऑपरेशन देखा, 95 का ऑपरेशन देखा, 98 का ऑपरेशन देखा, 2013 का ऑपरेशन देखा। एक ऑपरेशन भी डी वेपनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए नहीं हुआ, कोई एक ऑपरेशन भी। और किसी भी तरीके से कि असला के रूट्स यहाँ के, आप जाहिर है असला पाके कराची में तो प्रोडक्ट नहीं है, असला कहीं ना कहीं से आता है, वो रूट्स ख़त्म। आप अंदाज़ा करें ना कि टेरर नेटवर्क्स क्यों नहीं स्ट्रांग होंगे। इस शहर से 20,000 कंटेनर्स गायब हो गए, और वो बहुत बड़ी, आपको अफगान ट्रांजिट का बहुत बड़ा स्कैम था, जो डॉक्टर शोएब सडल को फिर उसका कमीशन का वो बनाया गया था। उन्होंने पूरी 50 बिलियन की जो थी वो हेरा फेरी थी उसके अंदर, जिसमें अमेरिकन गुड्स भी शामिल थे, जिसमें अमेरिकन वेपन्स भी शामिल थे। वो कहाँ 20,000 कोई मामूली फिगर नहीं होती। तो जिस मुल्क के अंदर वेपनाइजेशन इतनी मास स्केल पर हो, जहां आप जो है वो, अब हम दिखा देते हैं, हम उसको जो स्टेटमेंट आता है हम उस स्टेटमेंट को एज इट इज चला देते हैं हमारे यहाँ उसमें उस तरीके से। और उस वक्त भी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त की, मुझे याद है कि जनरल राहील शरीफ ने इमरान खान को नवाज शरीफ साहब को भेजा था इमरान खान साहब के पास, और इस मैसेज के साथ भेजा था कि अगर आप ऑपरेशन की मुखालफत नहीं, हिमायत नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश रहें, उसकी मुखालफत ना करें। यानी आप देखें ना, अप्रोच देखें ना कि वहाँ अप्रोच क्या है। और फिर यही हुआ, हमने बातचीत चली और हमें अंदाज़ा हो रहा था कि बातचीत कामयाब नहीं होगी। तो हमारी क्लैरिटी नहीं है, पॉलिसी क्लियर नहीं है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, टुवर्ड्स तालिबान, टुवर्ड्स जो है इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। अगर आप देखें, ईरान से आपका एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नज़र आता है, इंडिया से तो है ही आपका हिस्टोरिकली। तो हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान बनाया, बिल्कुल मज़हर साहब, आपने, मैं जो सवाल आपसे पूछने जा रही थी आपने उसको बड़ा सहल कर दिया, आसान कर दिया। मैं इसी हवाले से आपसे पूछना चाह रही थी, आपने गुफ्तगू के आगाज़ पे आमिर साहब से जब बात की कि नून लीग ने अपने दौर में कोशिश की थी कि इन लोगों से बातचीत हो सके, मगर उस वक्त तहरीक इंसाफ इस ग्रुप के अंदर नहीं आई, उनसे बात नहीं की। फिर अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा 1.5-2 साल पहले जो फैसला किया गया, अवाम से मंजूरी नहीं ली गई, वही तबाहकुन साबित अब हो रही है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी, यानी कि 6ठी फौज है हमारे पास, दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत है, बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। एक तल्ख सवाल जन्म ले रहा है कि क्या कोई हमदर्दी का पहलू गालिब आता है, एक तरफ से कार्रवाई का दबाव भी है, क्या कोई मसलहत पसंदी है, या फिर पूरी सियासी एलीट ही हमारी कन्फ्यूजन का शिकार है कि हमें एक्चुअली करना क्या है? आप देखें ना कि सूरत हाल कितनी ख़राब हो गई थी एक वक्त में कि GHQ अंडर अटैक आ गया था, आमिर आपको याद होगा। और फिर किसी को लाया गया, उधर से वो निकाले गए। उसके बाद जनरल मुशर्रफ पे कितने अटैक्स हुए और कितनी कॉन्स्पिरेसी हुई है टू अटैक। यानी कराची में एयरफोर्स के लोग पकड़े गए उस पीरियड में। दो तो अटैक हुए, बाकायदा अटैक हुए। एक तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल किस्म का अटैक था। तो इसका मतलब ये है कि जहां अगर वो टेरर ग्रुप जो हैं वो इतना पेनिट्रेट कर जाएं, इस हद तक पहुंच जाएं, तो फिर ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स और क्या हो सकता है। ये भी पेशावर वाला वाकया उसके अंदर, और जितने भी बड़े वाकयात हैं अगर आप देखें कि ये पहुंच कैसे जाते हैं। एपीएस में घुस कैसे गए, इस पुलिस लाइन में घुस कैसे गए। कहीं ना कहीं अंदर इनसाइड जो है उनके लोग होते हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके सिंपैथाइजर्स मौजूद होते हैं, वो इनसाइड हमेशा होते हैं। आपको याद है जब सेक्टेरियन बहुत ज़्यादा अरूज पे था हज़ारास के ख़िलाफ़, तो वो कोयटा में
वो छावनी के जेल से आसिम कुर्द वगैरह वो जो भाग गए थे, बिल्कुल हमेशा अंदर एलिमेंट्स होते हैं। मगर आज ख्वाजा आसिफ साहब भाषण तो बहुत दे रहे थे अफगानियों के यहाँ होने पे, रेफ्यूजी होने पे, मगर अभी रिसेंटली ये अगर लोगों को भूल भी गया है कि इनकी जो उनकी तो इमरान खान तो खुश थे ही कि जी तालिबान वहाँ पे जीत गए और आ गए। ये इनकी भी जो ट्वीट थी, ये ज़रा दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब, कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अल्लाह अकबर। ये जो है तस्वीर के साथ जो है ना ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की हुई थी। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी ये तासुर दिया जा रहा है हमें कि दोबारा जो है आर्मी चीफ और आईसी चीफ पार्लियामेंट में आएंगे और अब वक्त आ गया है कि ये इसका सलूशन निकाले। ये हर दफ़ा जब ये वाक़या होता है हमें ये तासुर दिया जाता है, कभी नेशनल इलेक्शन प्लान बन जाता है, कभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आ जाती है, लगता है कि नहीं इस दफ़ा तो हमने इनका इंतज़ाम करना है, मगर ये ट्रक की बत्ती ख़त्म ही नहीं होती मज़र। इसलिए आमिर ख़त्म नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है। आप एक्सट्रीमिज़म को उठा लें, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को उठा लें, अदरवाइज एक्सट्रीमिज़म को उठा लें, पूरे नेशनल एक्शन प्लान को आप देख लें, कहीं डिफाइन है एक्सट्रीमिज़म कि इंतहा पसंदी है क्या, और इंतहा पसंदी कहाँ से शुरू होती है, इंतहा पसंदी को रोकने का मैकेनिज्म क्या है। तो जब तक आपके यहाँ पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं आएगी, आपने तय करना होगा कि अगर आपने टेररिज्म को ख़त्म करना है, उसके रूट्स को ख़त्म करना है, तो उसको आपने डिफाइन करना पड़ेगा कि रूट्स हैं क्या उसके। आपकी सिक्योरिटी पुलिस में हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में हो, दूसरी जगहों पे हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि अंदर क्या जहन पल रहे हैं, किस तरह की जहनी तरबियत हो रही है, किस तरह का उसके बिहेवियर्स हैं उस किसी भी पुलिस ऑफिसर के या पुलिस पर्सनल के। उससे आपको उनके जो जिनको रिक्रूट करते हैं उनके आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और ऐसा हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, एक मुख्तसर सवाल, फिर मैं IMF और मुल्क की मैशत की तरफ जाऊंगी। एक तासुर जोर पकड़ रहा है फिर से कि हम दोबारा से खुदा न खास्ता किसी और पराई जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं। वो मसला ये नहीं है कि ये पराई जंग है, हमारी जंग है, अमेरिका की जंग है, शामिल होना है कि नहीं होना। बात ये है कि हम सबको वो जो पेज बदनाम हो गया है, सबको मिलके एक पेज पे आना है, डिसाइड करना है। ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कि आपने टोटली अमेरिका को छोड़ देना है तो ये वाला कर लेना है। हमने अपना मफाद देखना है, हमने अपना मफाद देना है, देखना है कि किस में हमने रूस से मदद लेनी है, किस चीज़ में अमेरिका से लेनी है, कहाँ हमने किस तरीके से तालिबान के ऊपर, उनसे ज़ाहिर है हमारा हमसाया मुल्क है, हमने एक ताल्लुक़ भी रखना है, मगर साथ में कैसे उन पे प्रेशर डाला जाए कि ये आमाज गाहें जो पनाहें उन्होंने पनाह गाहें दी हुई हैं, इनको आप रोकें। ये नहीं चल सकता कि वहाँ से लोग आते रहें और यहाँ भी जो लोग हैं वो उनको डॉक्यूमेंट करें। ईरान के अंदर भी बेताशा रेफ्यूजीज हमेशा रहे हैं, उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि पता होता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो यहाँ जो ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इतने लोग हैं गैर कानूनी तौर पे, इतने हैं, भाई क्यों है, क्यों नहीं पकड़ के उनको डॉक्यूमेंट तो करें। दूसरा, ये जो आज ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर थी वो ऐसे लग रहा था कि एक वो अपोजिशन के आदमी है, कोई दाड़ के वो बोल रहे थे। तो भाई साहब, आप वजीर दिफा हैं, आप पॉलिसी दें, आप जवाब दें, सवाल ना करें। वो इस तरह उनको भूलते ही नहीं है, इनके अंदर से भी जा ही नहीं रहा कि इतना सा ये जो 4 साल अपोजिशन साल बदल गए, ख्वाजा साहब की तकरीर वही है, अभी वही तकरीर है जो कि अपोजिशन में करते थे। भाई साहब, अभी आप वजीर दिफा हैं, आप सारी जो फोर्सेस हैं उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उसके एक किस्म के बॉस हैं, चाहे कार्रवाई के तौर पे बॉस है मगर बॉस हैं। सही, ठीक है। तो वो एक तो ये वो है, तो ये बैठे, मगर बैठने का भी ये है कि पहले जो अभी तो क्योंकि PTI पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है और बजट ठीक कह रहे थे कि ऑन बोर्ड उनको भी लाना पड़ेगा। ये अकेले जो उनको ब्रीफिंग देंगे कल नेशनल असेंबली में, सबसे पार्टी बड़ी मिसिंग है, तो ये जब तक सारे ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो क्या वो होगा। मगर लास्टली
ये हमारे पास पहले नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो एक बड़ी मुफस्सिल डॉक्यूमेंट थी जो निसार के दौर में बनाई गई थी। उसमें तमाम लोगों ने साइन किया था। इस तरह 1973 का आइन था, तकरीबन सारे लोगों ने उस पर भी साइन किया था। ये बड़ा रेयरली होता है कि उसमें कोई हमारे यहाँ इतना इस तरह का कंसेंसस हो। वो सारी ब्रीफिंग्स के बाद वो एक हो गया। वो दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि इस दफ़ा वो बताएंगे आगे कि अब क्या करना है। भाई आपको वो उसी को इम्प्लीमेंट कर लें, उसको नए हालात की रोशनी में ज़रा इम्प्रूव कर लें, उसको इम्प्लीमेंट करें। डॉक्यूमेंट्स तो बेताशा है, बात है विल की। विल आपकी जो है ना, वहाँ पे मर्जी क्या है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा, ये मल्टीपल पावर सेंटर ख़त्म कर लें, वंस फॉर ऑल फैसला कर ले कि जनाब ये किसने करना है। ये आया हुकूमत ने करना है कि वो जो रियासती वो बता रहे थे सैफ साहब कि वो तो कार्रवाई होती है और सूबे का तो मैं वैसे मुआवन खसूसी यहाँ पे हूँ, मगर मैं वफाकी रियासती इदारों का नुमाइंदा हूँ। तो ये फैसला कर लें। ऑफ कोर्स रियासत के तमाम इदारों की मशावरत होती है, मगर ये हमारे साथ खेलना खेला जाए कि करता कोई है, इख्तियारात किसी के पास होते हैं तो नाम किसी और का होता है और वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को, इन मामलात को जब तक हम हैंडल नहीं करेंगे, ये सारी 22 एजेंसियों को मैंने कहा ना होमलैंड सिक्योरिटी की तरह ये इकट्ठा करना पड़ेगा और बताना चाहिए कि ये आदमी है, ये सरकार का हिस्सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है और ये करेगा। ये नहीं कि फॉरेन ऑफिस कहता है अच्छा ये मीटिंग्स हो रही हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। सही, ठीक है। ताज़ा खबर आ गई है केपी से 16 अप्रैल की तारीख अनाउंस हो गई है इलेक्शन के लिए। चले, अच्छी बात है। ये जो ताखीर की जा रही थी ये गवर्नर साहब की तरफ से अगर आई है, क्योंकि प्रपोजल तो पहले भी आ गई थी, तो अच्छी बात है। अब उम्मीद करते हैं कि पंजाब से भी आए। ये बहस ये शक करना ही कि खुदा न खास्ता इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदार बयान दिया है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब आ जाए साथ में एक और अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है थोड़ी सी। अच्छी खबर बड़े मुल्क में कम आती है। अच्छी खबर ये है कि इतने महीनों के उसके देर होने के बाद IMF की टीम फाइनली आ गई है। मगर वो देखिए उनके सिर्फ आने से ही अदल में तो आप आने का क्या मतलब होता है, ये है कि हमारे जनाब कशकोल हमारे आदमी हमारी कोई मदद करें। मगर यहाँ पे जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि एकदम से आपका स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स चला गया, $2 नीचे आ गया, तो वो इसलिए कि ये इस ताख़ीर की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो नुकसान डॉलर का और बाकी चीज़ों का जो हो रहा था, स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू गिर रही थी, इनका आना ही बहुत ज़रूरी है। मगर आने के साथ जो उनकी अब शराइत हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है पहला कि क्या ये उनकी शराइत, क्योंकि अभी IMF इन पर दोबारा चांस नहीं दे रहा, वो फौरी चीज़ें जो ऑलरेडी हो गई हैं, मज़ीद जो 2-4 चीज़ें करने जा रहे हैं जिसकी डिमांड है क्लियरली, वो कहते हैं अब करनी है। वो उसमें एक है कि आपने 600 अरब, पहले आ रहा था कि 170-200 अरब रुपए के टैक्सेस आ रहे थे, अब इशारे आ रहे हैं कि 600 अरब तक की उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि टैक्सेस लगाए जाएं। तो ये ऑलरेडी लोगों की कमर टूट गई भी है, तो ये 600 अरब रुपए के किधर देंगे। फिर इसमें है कि क्या ये 600 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं, इसमें से सब्सिडीज़ ये जो एलीट क्लास है वो देनी भी ज़रूरी है एक्सपोर्टर्स के लिए, ख़ास तौर पे कुछ जगहों पे चाहिए उनको कि उनको कोई रियायतें दें ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने 2-3 चीज़ें लाजमी करनी है। आप अपने गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स कम करनी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और तरसीलात को इम्प्रूव करना है किसी तरीके से, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। मगर क्या इसमें से जो करेंगे तो ये जो कहाँ पे जाके ये टैक्सेस लगेंगे, किन तबकों पे लगाए जाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद एक्सचेंज रेट का अभी देखना है कि 100 इस रेट के ऊपर जो है ना चले, उसकी वजह से तरसीलात हमें उम्मीद है कि शायद बेहतर हो जाए, कि एक्चुअल डिफरेंस तो कम से कम हुआ, मगर 270 रुपये पे डॉलर है, उसके जो महंगाई पे असरात हैं। और आगे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आया इन पे IMF एतबार करेगी, क्या शराइत उनकी होंगी इनके अलावा, क्योंकि यहाँ पे सियासी हालात क्योंकि बड़े बेयकीनी के हैं
और हमारा एक तारीख रही हुई है और इसहाक डार साहब की ख़ास तौर पे रही हुई है कि हम करवा लेते हैं, मगर जो ही इलेक्शन का टाइम आएगा ये मुकर जाते हैं, खिलाफ वर्जियां करते हैं। ये अभी क्योंकि पॉलिटिक्स में आगे इलेक्शन चलें, इनकी बात उनकी इमरान खान की माने तो वो 2-3 महीने में होगा, इनकी बात माने तो 6 महीने में होगा, मगर जो ही इलेक्शन का टाइम आना है तो जो भी करेगा उसकी सियासी मौत तो है, इंतखाबी मौत है। तो ये सोचा ये जा रहा है, और मैं नहीं कह रहा, ये IMF के जहन में भी होगा कि जनाब अभी ये वादे कर लेंगे कि हम ये 600 रुपये की टैक्स भी लगा देंगे, एक्सचेंज रेट को हम फ्री मार्केट बेस्ड कर देंगे, उसके बाद जो है इंपोर्ट्स को आने देंगे, और फिर ड्यूरेबल टैक्सेशन मेजर्स जो है ना, वो कह रहे हैं कि जो टैक्स लगाएंगे वो ऐसे नहीं पक्के होंगे वो जी। और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब ये पावर के टैरिफ यानी बिजली और गैस के कीमत आपको बढ़ानी पड़ेगी। ऑलरेडी 35 रुपये का पेट्रोल बढ़ गया हुआ आपका, और 35-37 रुपये जो है आपकी डॉलर की हो गई है। इन दो चीज़ों के ही जो ऑलरेडी 34% इसकी आपकी सस्ती प्राइस इंडेक्स है जो कि एसेंशियल आइटम्स की होती है, और जो कंज्यूमर आइटम्स की जो ज़रा बड़ी बास्केट होती है उसकी 24-25 पे है। तो ये 10% जो हैं ये बढ़ने जा रही हैं आगे कीमत। मैं नहीं कह रहा, मैं इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जनाब ये सब जिस ये ताज़ा जो 2 काम हुए हैं, एकदम से डॉलर जो 270 पे चला गया है और पेट्रोल जो 35 रुपये गया, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात कि मैं नहीं कह रहा ये इस बात का कभी इम्कान है कि वो कहें कि जनाब ये क्योंकि पेट्रोल की कीमत कैसे बढ़ाएंगे आप, वो कह रहे हैं टैक्स लेवी करके आगे तो ये 50-60 पे जा रहा था, तो ये शायद पर लीटर 100 रुपये तक बढ़ सकती है, क्योंकि इनको पैसे कहाँ से इकट्ठे करने हैं। ये जो 600 अरब रुपया होता है ये कहाँ से इकट्ठा करेंगे इतना, क्योंकि आसान काम नहीं होता कि आप ये GST लगाने में मुश्किल है। तो आपके लिए आसान तरीका है जी पेट्रोल की कीमत बना दो, तो एक दिन में पैसे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये 35 पे की और पूरे मुल्क की चीखें निकल गई हैं। तो अगर ये 100 अरब रुपए पे चला गया तो क्या हालात होंगे। LPG 1 किलो के पीछे 60 रुपए ऊपर चली गई है। 11 किलो का सिलेंडर आमिर साहब 703 से भी अबव है, जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा घरेलू सार्फिन को। अब आप क्या करें ना, आम आदमी का आप सोचें कि आम आदमी जो इस वक्त है उसको गैस घर में आ नहीं रही है, और जो अब बिल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा है। बिजली कभी हमने नहीं था सर्दियों में सुनने का, और वो बिजली जो है आपकी सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। तो आप इसलिए और यही कर रहे हैं कि फ्यूल मंगवा ही नहीं रहे हैं कि पैसे कितने का नहीं है। दो हफ्ते के आपके रिजर्व्स रह गए हैं, $3.1 बिलियन पे आ गए हैं, 2 हफ्ते के रिजर्व्स हैं। और ये रशिया के पास उस वक्त गए हैं टू लेट वाली बात है कि ऐसे 8 माह पहले नहीं गए कि जब वो 1/3 पे आपको पेट्रोल देने के लिए तैयार था और पॉसिबिलिटी थी कि आप रूबल और युआन्स के अंदर ले सकते थे। 8 माह बाद गए हैं जबकि कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, और उस वक्त गए हैं जबकि मुल्क के अंदर उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो बताया जाता है कि बिलावल साहब अपनी टिकट खर्च के वो जाते हैं, और बहरहाल वो जो जहाज जिस पे जाते हैं वो सरकारी जहाज पे जाता है। फिर उसके बाद वो जो पूरी टीम जाती है वो भी अपनी टिकट जेब से खर्चते हैं। वो बहरहाल खर्चे हो रहे हैं। और क्यों, इसको क्या हैसियत क्या है पाकिस्तान उस वक्त जब आपकी कोई वैल्यू होती है। सबको पता है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पोलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहा है। तो इस वक्त जाके कौन हमारे से सीरियसली बात करने का, पहले आपने अपना हाउस इन ऑर्डर करना होता है, अपनी कोई वैल्यू बढ़ानी होती है, और उसके बाद ये चलता है। सही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आमिर साहब एलसीज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि एलसीज नहीं खुल रही, स्टील इंडस्ट्री बड़ी शदीद मुतासिर हो रही है। आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मुतासिर हो रहा है, जो आप लोगों के बंदरगाह के ऊपर खड़े कंटेनर्स हैं उनकी वजह से जो हमारा इन्वेस्टर है वो मुतासिर हो रहा है। इन चीज़ों के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है, फिर भी उसके बावजूद हम कहते हैं कि जी हम अपने मुआशी चैलेंजेस से नबरदाश्त हो जाएंगे, हम इनको पूरा कर लेंगे। मैं लोगों को डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आज की 2-3 खबरें जो हैं वो इसके से रिलेटेड, ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, जो एलपीजी गैस और जो साथ में डॉलर की जो कीमत जा रही है, सिर्फ ये 35 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ने से, ये आज के अखबार में, डॉन अखबार में ये खबर है कि इस बात की जो की तवक्को की जा सकती है कि सिर्फ घी और कुकिंग ऑयल में 50 से 60 रुपये पर केजी जो है वो बढ़ सकता है। तो ये इसके अंदर तो इन्होंने मज़ीद अगर जो है ना ये बढ़ता है
तो हर चीज़ का, ये सिर्फ कुकिंग ऑयल की बात नहीं, तमाम चीज़ों की लगा ले। ट्रांसपोर्टरों ने आगे ही पैसे बढ़ा दिए हैं, 50-50 रुपये 100 रुपये, रोटी आगे ही महंगी होगी। हर चीज़ जब आपकी महंगी हो जाएगी तो उसका क्या होगा। दूसरा खौफनाक फिगर जो है, अगेन मैं आज के अखबार के हवाले से बता दूँ कि ये जो आ रहे हैं फिगर कि सिर्फ टैक्स आपके जो अंदर जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि रॉ मटेरियल्स हम नहीं मंगवा पा रहे, हमारे पास एलसीज नहीं खुल रही हैं। कॉटन क्रॉप जो है हमारी 15 मिलियन बेल्स तक जाती थी, इस दफ़ा 4.5 पे आ रही है। तो वो जो मुश्किलात हैं उसकी वजह से 70 लाख लोगों की नौकरियां जाने का अंदेशा है। ये तकरीबन करोड़ के करीब बन जाता है। उसके बाद जो है इस तरह ऑटो सेक्टर में जो ये कारें बनने की फैक्ट्री है, वहाँ के फिगर्स आ रहे हैं कि 3 लाख के करीब जो है ना वहाँ नौकरियां जा सकती हैं। और वजूहात क्या हैं कि लोग वो फैक्ट्री क्यों बंद हो रही हैं, क्योंकि गैस और जो इसके चार्जेस जो बढ़ते जा रहे हैं, गैस है नहीं है, और उसके बाद जो है रॉ मटेरियल मिल नहीं रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर मिला के भी क्या करें, अच्छी खबर नहीं है। और इसका सबसे जो बदकिस्मती का और जो तकलीफ दे पहलू ये है कि ये मुआशी हालात के होते हुए यहाँ हमारा सियासी बहरान चल रहा है। आपस में वो जो तू तड़ाएं ख़त्म ही नहीं होती है, लड़ाई मार कुटाई चल रही है, सियासी बहरान का नहीं, और बेयकीनी ख़त्म नहीं हो रही। भाई शुक्र है ये आपने जो अच्छी खबर दी है कि इलेक्शन वहाँ का अनाउंस हो गया है, यहाँ का भी होता है। तो ये बेयकीनी जब तक नहीं ख़त्म होगी, जो कोई भी ये ज़ाती तसुबात ख़त्म करने पड़ेंगे और आपको किसी ना किसी को जो भी हो, मेरा ख्याल इलेक्शन ही एक राह नज़र आ रही है। क्योंकि मौजूदा ये नहीं है। और हम ये देखेंगे कि IMF जो है वो अब ये तो शराइत है जो उम्मीद कर रहे हैं, क्या इससे ज़्यादा की कुछ सख्त शराइत करेंगे। और दूसरा ये कि वो कब करेंगे, अब वो कहेंगे फ़ौरन अनाउंस करो। और दूसरा ये कि अगर ये बाद में हमने जो तब्दील की कि कमेंट देखे नून लीग और डार साहब का जो रवैया कि अभी इनको प्रूव करवा लो क्योंकि 5-6 बिलियन डॉलर है जो कि इससे मशरूत है, इसने आना, वो पैसे आ जाएं तो उसके बाद हमारा जो तरीकाकार है, और उनको शक कि मुकर जाते हैं एकदम। नवाज शरीफ ने कहना डार साहब की कर रहे हो, इलेक्शन है, पागल हो गए हो, बिजली तो लाना है, कटाओ। वो जो ही कटेगा तो ये एक ट्रांच तो आ जाएगा, एक किस्त आ जाएगी, अगली किस्तें रुक जाएंगी। सो ये मल्टीपल जो भी आप सिनारियो देख लें इकनॉमिक, उसमें वो अच्छा नहीं है। सिर्फ ये है कि सब मिल बैठ के काम करने की जरूरत है ताकि इसके सोल्यूशन निकाले जाए। सही है। एक और बुरी खबर मैं सुना दूं, फिर हम सीडीए की स्टोरी की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी बुरी खबर दे दी है कि सबसे ज्यादा जो सस्ता जरिया है हमारा सफर का, ट्रेन, उसके अंदर भी 7 से 8% किराए के अंदर इजाफा वो करने जा रहे हैं। वो ये सिर्फ ट्रेन का मैंने 2-4 और बताए हैं, पूरी लिस्ट अभी कल निकाल देंगे कि ये 35 रुपये पेट्रोल पे बढ़ने के और 35-37 रुपये डॉलर की कीमत ऊपर जाने से, इन 2 चीज़ों से तमाम लिस्ट जो है, बल्कि प्रोड्यूसर का लिस्ट बना लें कि कितना कितना उम्मीद है इसकी वजह से इम्पैक्ट होगा, क्या क्या प्राइसेस बढ़नी चाहिए। हाँ। और ये तो बढ़नी चाहिए, काफ़ी जगह होर्डिंग हो रही है, चोर बाजारी हो रही है, लोग उसका ज़्यादा भी, पेट्रोल की कीमत में अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, पहले ही बढ़ गया था, पहले ही गायब होना शुरू हो गया था पेट्रोल। और वो ये एक तरीकाकार भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। पहले तो चले रातों में डाके डलते थे आवाम की जेबों के ऊपर, अब तो दिन दिहाड़े डाके डलते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, देखने वालों को शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।